आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। तो साल के अंत तक दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हम बन जाएंगे। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 में कुछ ऐसी ही उम्मीद जाहिर की गई है। यानी विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर हम तेजी से करीब आ रहे हैं। लेकिन इस आर्थिक बुलंदी तक पहुंचने को लेकर भारत के सामने अभी और कौन कौन सी चुनौतियां हैं, खास तौर से नीति आयोग के बयान के बाद, जिसमें यह माना गया कि हम ऑलरेडी बन चुके हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ऑलरेडी बने हों या बनने वाले हों, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको बस अपने प्रोजेक्शंस देखने हैं, ग्रोथ देखनी है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। बट बहरहाल इसी बीच में हम थोड़ा सा ग्लोबल मंच पर इससे पार पाने में अभी हमें कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी उसको समझेंगे। जापान से थोड़ा तुलना करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का जो स्थान है जापान ने कैसे हासिल किया, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि हम जापान को आज नहीं तो कल पीछे छोड़ देंगे। एक्सपर्ट्स के साथ विस्तार से होगी चर्चा, उनकी राय जानेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम यूं ही विश्व गुरु नहीं बनते जा रहे हैं। ग्लोबल मंच पर भारत ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है और हम साल के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर शुमार हो जाएंगे। यानी केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी की ही इकोनॉमी हमसे ऊपर रहेगी। हम जापान को पछाड़कर ग्लोबल इकोनॉमी में चौथे पायदान पर अपनी जगह बनाएंगे। इस पायदान पर आने के लिए न केवल हमारी इकोनॉमी की रफ्तार वजह होगी, बल्कि अच्छे ग्रोथ के लिए सरकार कई फ्रंट पर एक साथ काम कर रही है और इसी का नतीजा होगा कि आर्थिक मोर्चे पर हम साल के अंत तक दुनिया के टॉप 4 देशों में शुमार हो जाएंगे। हमारी विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए ये उपलब्धि न केवल बेहद खास होगी, बल्कि बढ़ते भारत के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी खाद पानी देने का काम करेगी। थोड़ा सा भारत का जो जीडीपी है वो यूएस डॉलर वैल्यू में जापान से ऊपर चला जाएगा जब पूरे साल में। तो ऑब्वियसली अब हमें वेट करना होगा दिसंबर या जनवरी तक कि एक्चुअली क्या होता है और देखेंगे। बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये हमारी चौथे पे पहुंच जाएगी। जब दुनिया भर के देश जियोपॉलिटिकल अस्थिरता के चलते इकोनॉमिक उथल पुथल का शिकार हो रहे हैं, तो वहीं भारत अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की लय को बरकरार रखने में कामयाब होता दिख रहा है। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि ही कही जाएगी कि भारत की नॉमिनल जीडीपी न केवल 4.187 ट्रिलियन डॉलर के लेवल पर है, बल्कि मजबूत घरेलू मांग के अलावा नीतिगत सुधारों और आरबीआई के आर्थिक सुधार के चलते भी भारत की इकोनॉमी फर्राटा भर रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आईएमएफ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 में इस बात को स्वीकारा है। अब जबकि हम ग्लोबल लेवल पर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के कगार पर हैं, तो इसके सकारात्मक असर को भी समझना होगा। यानी ग्लोबल सिनेरियो पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। एक तो दुनिया भर में हमारी धाक बढ़ेगी, G20 और आईएमएफ में प्रभाव बढ़ेगा सो अलग। वहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं आर्थिक पहलुओं की बात करें तो हमारी बातें दुनिया गौर से सुनेगी और मानेगी। सच कहें तो ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में हमारे कदम और तेजी से बढ़ेंगे और हमारे ग्रोथ की रफ्तार ऐसे ही बनी रही तो हम 3 साल बाद जर्मनी को पछाड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये तो बढ़ते भारत की एक वानगी भर है। दरअसल हमारी इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी से कदम ताल करते हुए हर कारोबारी क्षेत्र में सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी में हम परचम लहरा रहे हैं और विकसित भारत 2047 के जिस लक्ष्य का हम पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है उससे पहले हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें और दुनिया के सामने नए विकसित और बुलंद भारत की तस्वीर पेश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए खास चर्चा की शुरुआत करते हैं 2 खास मेहमानों के साथ। अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं अतुल जोशी सर, फाउंडर एंड सीईओ ऑयस्टर कैपिटल। गुड इवनिंग जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत है। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, और ये काफ़ी चर्चा में रहा नीति आयोग के सीईओ की ओर से ये बयान कि वाइल वी आर टॉकिंग, ऐसा उन्होंने कुछ बोला कि जिस समय हम बात कर रहे हैं हम ऑलरेडी बन चुके हैं, और सारा कन्फ्यूजन तब से हुआ कि हम बन चुके हैं या बनने वाले हैं। बहरहाल कितना फासला है सर, बन चुके हैं और बनने वाले हैं में?
देखिए दीपक जी, हमें इसको अहमियत नहीं देनी चाहिए, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ। 4 ट्रिलियन का अगर आप मरकज देखें तो 1985 में अमेरिका ने 4 ट्रिलियन क्रॉस किया था, चीन ने 2007-8 में क्रॉस किया था, और जर्मनी ने 2021 में। अगर आप जापान देखें, जापान ने पहली बारी 4 ट्रिलियन कब क्रॉस किया था? 1993 में। तो ये होता है जब डिफ्लेशन आती है, ये होता है जब मैसिव एसेट बबल बनता है, ये होता है जब आपका लॉस डिकेड्स ऑफ ग्रोथ हो जाता है। जापान अगर आप देखें 2012 में पीक किया उसका जीडीपी 6.2 ट्रिलियन पे, 6.2 ट्रिलियन 2012 से 2024 में जापान 4 पे आ गया। ये आपको मैं कहूंगा इससे ज्यादा सबक लेना चाहिए। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो 1 और 2 हैं वो बहुत आगे है। अमेरिका 30 पे बैठा है, चाइना 18 पे बैठा है, हम 4, सवा 4 पे बैठे हैं। जापान, जर्मनी हमारे निकट हैं, बट उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है हमारे मुकाबले में, तो बहुत काम करना है। और ये जरूर स्टडी करना है कि जापानिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी जब होता है तब क्या होता है कि आपका 40 साल का ग्रोथ निकल गया, क्योंकि 1990 तक आपका इतना बड़ा एसेट बबल था और सरकार ने उसको एड्रेस नहीं किया, बैंक्स को रिकैपिटलाइज प्रॉपर्ली नहीं किया। तो इसमें जो भारत सरकार ने काम किया 2014 से 2020 में हमारे बैंक्स को क्लीन अप करने में, उसकी जरूर सराहना करनी है। हम बच के निकल गए और हम ग्रोथ की पटरी पे हैं। हमारा डेमोग्राफिक्स देखें, हमारा ग्रोथ देखें, हमारा पोटेंशियल देखें, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जर्मनी और जापान में पॉपुलेशन की इशू आ रही है। जापान का पॉपुलेशन अब बड़ी तेजी से घट रहा है और बहुत बड़ा एज वाइज 53 इयर्स का एवरेज एज है जापानी वर्कर का। हमारे वर्कर का एवरेज एज 29 साल है। जर्मनी के वर्कर का एवरेज एज 48 साल पहुंच गया है। तो डेमोग्राफिक्स भी जर्मनी और जापान के खिलाफ है। यूके, फ्रांस से हम आगे निकल गए, वो 3.25 ट्रिलियन डॉलर पे बैठे हैं। उसके बाद आप देखिए इटली 2.4 ट्रिलियन डॉलर, उनसे हम कहीं आगे निकल गए। बट हमें चीन की तरफ देखना है, 18 ट्रिलियन की तरफ देखना है। ये 4, 4.5 ये सिमेंटिक्स है, ठीक है। आज हम ओवरटेक करेंगे या 2 साल बाद करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपका प्लान चाहिए विकसित भारत का, आपका प्लान चाहिए 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर्स का। नहीं तो ये 4, सवा 4 ट्रिलियन में 140-150 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त मात्रा नहीं है। एब्सोल्युटली, यानी आप कह रहे हैं कि ठीक है, जापान, जर्मनी, उनकी जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनके लिए बड़ी बात होगी 4, 4.5, 5 ट्रिलियन, लेकिन हमें चाहिए ज़्यादा। इसलिए हम ये चेस्ट थम्पिंग नहीं कर सकते हैं कि हमने 4 बन गए या 5 बन गए या हम दूसरी बन गए या चौथी बन गए या तीसरी बन जाएंगे। जोशी सर, आपका इस पर क्या टेक है सर? हमारा टारगेट वही होना चाहिए सर, नंबर 2 18 ट्रिलियन चाइना, या तीसरा चौथा भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर? देखिए, मैं थोड़ा अलग से देखता हूं। जो बगा जी ने कहा संपूर्ण सहमत हूं। हम सिर्फ न्यूमरेटर पे देख रहे हैं कि भाई हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया, लेकिन जब हम डॉलर टर्म्स में हमारा जीडीपी देखते हैं तो हमें इस थोड़ा अलग तरीके से इसको एनालाइज करना चाहिए। 2007 में हमारा जीडीपी था 35 लाख करोड़, आज मान लीजिए 350 लाख करोड़ है, तो 10 टाइम्स बढ़ा। हमारा उस वक्त जीडीपी था लगभग 800 बिलियन डॉलर्स और 0.8 ट्रिलियन। आज 0.8 ट्रिलियन का मान लीजिए 4 ट्रिलियन, तो 5 टाइम्स बढ़ा। तो एक्चुअली हमारी जो ग्रोथ है वो 10 गुना हुई। डॉलर टर्म्स में अगर हम गिन रहे हैं तो हमको 5 गुना मिली। अगर हमारा रुपी वहीं का वहीं रहता जो 43 के आसपास था, तो आज हम कम से कम 8 ट्रिलियन के पास होते। हम दुनिया की तीसरी ऑलरेडी बन चुके होते। तो हम सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, डिनोमिनेटर के ऊपर जो डॉलर रुपी का एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर हम कभी सोच ही नहीं सकते। तो ये मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए।
ग्रोथ गिवन है। इंडिया की जो स्टेज है, आप चाहे कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर ले लीजिए, इंडिया की ग्रोथ गिवन है। अब 5.5 से 7.5% हर साल होती रहेगी, कभी अच्छी होगी, कभी बुरी होगी, कभी मध्यम होगी। पॉलिटिकल फैक्टर्स होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, ग्लोबल फैक्टर्स होंगे, वेदर रिलेटेड फैक्टर्स होंगे, लेकिन ग्रोथ तो रहेगी। लेकिन डिनोमिनेटर की तरफ भी हमको देखना है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा स्पॉइल स्पोर्ट है। जबकि हम सारा चीज जीडीपी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी काफी कम है। वो इतनी कम है कि जब हम रेटिंग के लिए जाते हैं तो छोटी छोटी कंट्रीज जो है, जैसे मॉरिशस है, उसकी भी पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है। तो ये एक फोकस हमारा दोनों तरफ होना चाहिए कि जब हम जीडीपी की तरफ देख रहे हैं तो उसको हम फैक्टर कर रहे हैं कि ये तो बढ़ने वाला है और कैसे बढ़ाना है। एट द सेम टाइम हमको ये भी फोकस करना है कि डिनोमिनेटर जो है वो हम क्यों लूज कर रहे हैं, वो हमारी आंख से क्यों दूर है, हमारे टारगेट पे क्यों नहीं है। आज दूसरी तरफ से देखें, 2007 में यूएस की जो कंडीशन थी उससे तो आज बुरी है, ट्रिपल ए तो उसका गया, लेकिन फिर भी हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई। वही चीज अब यूके ले लीजिए, पूरा ईयू की कंट्रीज ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया लीजिए, कनाडा लीजिए, हर एक कंट्री के सामने एवरी सिंगल इकोनॉमिक पैरामीटर के ऊपर हमारी कंट्री बेहतरीन कर रही है, लेकिन हमारा रूपी डिप्रिशिएट हो गया। तो इसकी वजह से हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ डॉलर टर्म्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा सर। जब दूसरे देशों से हम तुलना करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो भारत की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है उसमें हम पीछे रह जाते हैं। मॉरिशस, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोरक्को जैसी कंट्री से हम पीछे रह जाते हैं। कितना इम्पोर्टेंस रखता है बग्गा सर, आपको लगता है ये जो बार बार हमारी तुलना होती है, पर कैपिटा जीडीपी को भी लेके आ जाते हैं। अब इसमें तो हम सर हमारी जो आज की है 2025 की जो है 2,500 के आसपास या थोड़ा उससे ऊपर, अगर 27-28 तक भी चले जाएंगे तो भी वो जापान के दशकों पुरानी है, और मेरे ख्याल से 50s या 60s में उसकी उतनी रही होगी। तो ये क्या, इस संदर्भ को लाना क्या ठीक होगा सर? कुछ लोग कहते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी को मत लाइए, वो अलग चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसके आधार पर भी आपको देखना पड़ेगा कि कोई देश कितना तरक्की कर रहा है। नहीं, देखिए, जो जोशी साहब ने कहा बिल्कुल सहमत हूं। एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब मैंने काम करना शुरू किया था 8 रुपए का डॉलर होता था। अगर आज 8 रुपए का डॉलर होता, हमारा 4 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन के मुकाबले होता। ये दूसरी बात है, अगर आपका 8 रुपया पर डॉलर होता आप इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाते थे। तो वो कॉम्पिटिटिवनेस भी कुछ होती है, इतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कि 40 ट्रिलियन आप हो जाते। बट इसलिए वो परचेसिंग पावर पैरिटी वगैरह आती है जहां हम काफी आगे हैं। यहाँ आप इजीली हम 14 से 15 ट्रिलियन डॉलर्स पे, अगर आप परचेसिंग पावर पैरिटी में निकालें कि जो आपको 1 रुपया यहाँ कमाया है उसका जो मूल्य है और उससे जो साजो सामान आप खरीद सकते हैं या सर्विसेज खरीद सकते हैं, उसकी तुलना अगर आप 1 रुपया अमेरिका में करें तो आप कहीं कहीं ज्यादा हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जीडीपी बहुत, ये पर कैपिटा बहुत जरूरी है दीपक जी। अगर इजिप्ट जैसे देश, जो भी गरीब देश है, एग्रीकल्चरल देश है, $4,000 पे है। अगर वियतनाम, जो हमारे बाद निकला, इतनी तबाही के बाद 70 के दशक में अमेरिका ने बिल्कुल तबाह कर दिया, उधर से निकल के $4,000 आ गया। अगर आप देखें जापान, जिस पे 2 न्यूक्लियर बम गिरे थे और वो $1,000 से निकलते निकलते अब कहाँ 35-40 पे आ गया। कोरिया देख लीजिए, 1965 से जब 53 में कोरिया लड़ाई हुई, तहस नहस हो गई थी पूरा देश, और 65 से रिकवरी शुरू हुआ। देखिए कहाँ उपलब्ध राष्ट्रों में पहुंच गया। चीन, जो आप कह सकते हैं तुलना है, पॉपुलेशन की भी तुलना है, और कहां से चले, सन 62 की लड़ाई में हम $5 बिलियन पीछे थे चीन से। चीन का जीडीपी 47 बिलियन था, हमारा 42 था। सन 79 में अगर आप देखें तो चीन हमारे से कोई 20-25 बिलियन डॉलर आगे था। जब सरदार मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव ने बिग बैंग रिफॉर्म किया भारत के 1991 में,
तब हम केवल $100 बिलियन चीन से पीछे थे। बट 1990 से 2011-12 जो चीन ने 10% से 14% साल दर साल ग्रोथ दिखाई, वो हमें कहीं पीछे छोड़ गया। आज हम 2007 के चीन पे बैठे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। जीडीपी तो चाहिए ही, जीडीपी के बिना तो आपका पर कैपिटा भी नहीं चलेगा। दूसरा, आपको पर कैपिटा भी बढ़ाना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा, और जोशी साहब ने ही मुझे ये सिखाया, बहुत साल पहले इन्होंने मुझे सिखाया था जब ये हेड करते थे एक रेटिंग एजेंसी भारत में, कि एग्रीकल्चर में अगर आपका 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे निर्धारित है और 45% आपका पॉपुलेशन सिर्फ 17% जीडीपी बनाता है एग्रीकल्चर में, आप कैसे विकसित होंगे? अर्बनाइजेशन बहुत जरूरी है, आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना बहुत जरूरी है, सर्विसेज बहुत जरूरी है। और जो विकसित भारत का प्लान अगर आप देखिए, नीति आयोग का बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, कई स्टेट्स ने भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है। हमारे महाराष्ट्र ने भी जो 600 बिलियन पे है आज, बात की है कि 2030 तक हम 1 ट्रिलियन तक ले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी जो जबरदस्त काम कर रहे हैं यूपी में, उसका बहुत इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ब्राजील की पॉपुलेशन है यूपी की 24 करोड़ की, बट जीडीपी कीनिया जितना है। तो वो जब बढ़ेगा, वो पूरा आपका पर कैपिटा भी बढ़ा लेगा। ऐसे तमिलनाडु हो, सारे साउथ के स्टेट्स का $1 ट्रिलियन का लक्ष्य है। तो आपको जीडीपी बढ़ाना है, पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ाना है। तीसरा, अगर आप करेंसी को महफूज कर पाए, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल क्या हो जाएगा, जर्मनी को हम ओवरटेक करने वाले थे पिछले साल। पहले 4 महीनों में यूरो जो है डॉलर के सामने 9.6% बढ़ गया। तो जर्मनी का जो 4.2 ट्रिलियन था जीडीपी, वो 4.6 उछल के आ गया। आप कैसे उसके साथ फाइट करेंगे? आपका रुपया तो डेप्रिशिएट करता है, आपको -3 मेकअप करके उसके बाद ग्रोथ दिखानी होती है, क्योंकि रुपया डॉलर के सामने 3% गिर जाता है साल में। जर्मनी को +10% मिल गया, तो वो ग्रो कर रहे हैं 1% से भी नीचे, बट उनको 10% का बूस्ट यूरो की वजह से मिल गया। तो ये करेंसी भी हमें समझनी पड़ेगी, ये बहुत है। और चौथा, सेक्टर वाइज एग्रीकल्चर से लेबर को निकाल के आपको मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन में डालना पड़ेगा, आपको सर्विसेज में लाने पड़ेंगे लोग। और इसके लिए बहुत आसान तरीके हैं। जो ब्राजील ने एग्रीकल्चर में टर्न अराउंड किया था 70s में, 15% वो ग्रो किए थे। 54 कंट्री से बेस्ट प्रैक्टिस लाए थे। हमारा एग्रीकल्चर 1/10 to 1/20 है प्रोडक्टिविटी वाइज दुनिया का। ये छोड़िए, आईटी जो हमारा इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्टिविटी देखिए तो यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज 20 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है। मैन्युफैक्चरिंग में तो हम पिछड़े हुए हैं ही, ऑटो में हम 25 टाइम्स ज्यादा पीछे हैं, 25 टाइम हमारे से प्रोडक्टिव देश हैं। तो हर क्षेत्र में हमें मोस्ट प्रोडक्टिव देश का बेस्ट प्रैक्टिस लाके उसके लिए सब्सिडाइज करना होगा। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। जो कोरिया ने किया, इंजीनियर बनाए, बहुत बड़ा क्रेडिट दिया इंडस्ट्रीज को। आज के दिन पीएलआई हमारा अगर ₹1 है, चाइना का पीएलआई उसके सामने 60 से ₹100 है। तो जो कंपनियां बैटरी बनाती थी या फोन बनाती थी, वो कारें बनाने लग गई, और यहां तक कि वो इतनी सक्षम हो गई कि यूरोपियन कार बनाने वाली कंपनियों से आगे निकल गई। अगर आप ये करते हैं तो सारा ऑपोजिशन शुरू हो जाता है, सूट बूट की सरकार, बट पैसा बनाएगा कौन? एब्सोल्युटली सर। वो वेल्थ क्रिएटर्स को अनलीश नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर से तो आप नहीं बना सकते। वो तो 4% 5% पे ही ग्रो करेगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट जिस तरीके से आप बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताते हैं ना ऐसे, और ₹1 की तुलना और उनके रुपए में मज़ा आ जाता है। मन कर रहा था सर आपको सुनते ही रहे लेकिन थोड़ा समय की निर्भरता भी बीच में चुनौती आती है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जोशी सर, ये कितना इम्पोर्टेंट है जो हमारी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, जिसका जिक्र बग्गा सर ने बहुत अच्छे से किया, कि अभी भी हमारा 42% जो हमारा वर्कफोर्स है वो कृषि पर निर्भर है आज भी। अच्छा, उस पर भी अगर कृषि के हालत बहुत अच्छे होते तब तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि फिर कृषि में भी हमारा 62% जो सिंचाई है वो हमारा ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, और उसके हाल क्या हैं हम सब जान रहे हैं। सर ने बहुत अच्छे से कहा कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल है, जीडीपी में हिस्सा या तो स्थिर है या नीचे जाता है, वो ऊपर आ नहीं रहा है।
तो ये जो जिन और दुनिया में क्या हो रहा है, ये बग्गा सर ने बहुत अच्छे से बताया। तो जो दुनिया में हो रहा है बनिस्पत उसके, जो हमारे भारत में जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं वो कितने बड़े हैं सर, और इन स्थितियों के साथ हम कितना चुनौतीपूर्ण आगे बढ़ना। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो रूरल एरिया ही है। हमारा जो डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर है वो काफी ज्यादा है। और दूसरी चैलेंज जिसके बारे में बहुत कम लोग या तो बात नहीं करते या सहमत नहीं होते, वो है हमारा रूरल एजुकेशन। हम रूरल और अर्बन में सेम एजुकेशन देते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा पहले खेत मजदूरी करता था पिताजी के साथ, फैमिली के साथ, आज वो पढ़ लेता है और फिर उसको खेत में काम नहीं करना होता। तो क्या होता है कि खेत वैसे का वैसा पड़ा रहता है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आता है क्लासिफाइड एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन क्या वहां पे खेती होती है? नहीं होती। तो धीरे धीरे हमारी जो कल्टीवेटेड एरिया है वो कांस्टेंट है या 2-3% से आगे पीछे बढ़ रहा है, बट वो कॉर्पोरेट फार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है, ना कि इंडिविजुअल्स। तो हमको वहां पे कुछ एजुकेशन में चेंज करना पड़ेगा, खास करके एग्रीकल्चर और रूरल में, कि ताकि लोग वहां पे रहकर कुछ ज्यादा कमा सके, कुछ इन्वेंशन कर सके। ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर में हमारी पहले इन्वेंशन नहीं होती थी। मैं 200-300 साल पहले की बात करता हूं, जब हम काफी एक्सपोर्ट करते थे। तो ये ऐसा क्या हो गया? तो ये जो हमको सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना है, रूरल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है। तीसरी चीज, हमें एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है। आज की तारीख में हम जब भी एक्सपोर्ट की बात करते हैं, खास करके गुड्स की, तो ये इसका फोकस होता है यूरोप या एडवांस इकोनॉमीज जो कहते हैं, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एक्सिस। लेकिन हमें फोकस करना है लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, वो मार्केट्स जहां पर चाइना पूरा कब्जा करके बैठा है, वहां पर हमें एक्सपोर्ट करना है। मार्जिन्स भी अच्छे मिलेंगे, एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा, और हमारे लिए न्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बन जाएगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के पीछे पीछे हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज चलेंगी, क्योंकि जैसे बैंक की एलसी हो गई, वहां पे फाइनेंशियल मार्केट्स डेवलप होना है, तो एक सेतु बन जाता है। मैन्युफैक्चरिंग आगे चलता है, फाइनेंशियल सर्विसेज पीछे चलती है, तो वो सेतु बन जाएगा। तो हमें ये जो सारा चीज है, ये पूरे स्ट्रक्चर लेवल में आगे लेके जाना है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, बट नॉट टू एडवांस इकोनॉमिक्स, उसको हमें लेके जाना है लैटिन और अफ्रीका की तरफ, और उसको फिर जोड़ना है फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। ये सेतु अगर हम बना पाए तो मेरे ख्याल से $10 ट्रिलियन ये बहुत छोटी बात हो जाएगी। और जैसे मैंने कहते रहा हूं, अब चाइना की बात करें तो चाइना के ऊपर मैं ये कहूंगा कि 2007 और 2025 के बीच में चाइना की करेंसी ज्यादा हिली नहीं है, और यही कारण है कि उसका जीडीपी आज इतना ऊपर है। अगर हमारा जीडीपी भी, हमारी करेंसी उधर रहती तो आज हम 8 ट्रिलियन तो हो ही जाते। करेक्ट। तो करेंसी का भी खेल है, जो आप दोनों ने बड़े अच्छे से बताया कि इन बारीकियों को समझना होगा। अब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, बग्गा सर आप मुझे बताइएगा कि उसके लिए हमें क्या करना है। सिंप्लीफाई अगर मैं करूंगा, आप दोनों ने जैसे बताया, अभी हमारी 140 करोड़ लोग हैं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन, अभी आगे भी निकल जाते हैं कभी कभी बीच बीच में चाइना से। जीडीपी हमारी 4 ट्रिलियन मान के चलिए, यानी कि टोटल कमाई हमारी हो गई 4 ट्रिलियन की। अब जो प्रति व्यक्ति की औसत इनकम $2800 प्रति ईयर, यानी कि लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास महीने का आ रहा है, 19,000 रुपया। मतलब 140 करोड़ में बांटने के बाद ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है। अब हम जो बग्गा सर कह रहे हैं, आप कंपेयर कीजिए अमेरिका से, 27 से 30 ट्रिलियन से, उनकी पॉपुलेशन है 33 करोड़ 35 करोड़, तो पर पर्सन जो उनको मिल रहा है वो $81,000 मिल रहे हैं। वो अभी इंडिया में वो सीन बनना दूर की कौड़ी है। इंडिया में कितना चाहिए? इंडिया में अगर टारगेट हम पर कैपिटा 10,000 का लें, अच्छा स्टैंडर्ड 10,000 का अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है, तो पॉपुलेशन है 140 करोड़, टोटल जीडीपी आपको चाहिए होगी 10,000 इंटू 1.4 बिलियन, यानी कि 14 ट्रिलियन। तो जिस दिन हम 14 ट्रिलियन पे आ जाएंगे, उस दिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम एक डिसेंट इनकम वाली कंट्री हैं। अब दिक्कत ये है सर, जब चाइना ने ये सब किया, जैसा आप दोनों ने बताया अभी, उस समय की देशकाल परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। दुनिया में जो डिमांड थी और सप्लाई का जो पूरा इकोसिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल था चाइना के लिए। आज तो सर भारत से कॉम्पीट करने के लिए दुनिया भर के देश आ गए हैं। तो सर हम 14 ट्रिलियन तक भी पहुंच पाएंगे कभी, या कब तक, या थोड़ा सा बताइए सर, इसके लिए एग्जैक्टली क्या करना होगा?
बहुत सारी चीजें करनी है, सेक्टर बाय सेक्टर करना है, बट एक बड़ा ही चीज ध्यान में रखनी है कि नो वन ओज अस अ फ्री लंच। तो जब जापान बढ़ने लगा 60 और 70 के दशक में, यूएस की इकोनॉमी का आधा हो गया था जापान 85 में। और मुझे याद है रोनाल्ड रेगन ने और उधर व्हाइट हाउस के सामने एक हैमर लेके जापानी गाड़ी तोड़ी थी कि ये टेक ओवर कर रहे हैं जापान, हमसे आगे निकल जाएगा। जापान का क्या हश्र हुआ। चीन जब बढ़ा तब कोई चीन नहीं था, तो चीन ने सारे नौकरियां ले ली, मैन्युफैक्चरिंग होलो आउट कर दिया दुनिया भर का। 50% दुनिया का स्टील अब चीन में बनता है। आप सोचिए कितना कंसंट्रेशन हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। और जब 2 जनरेशन निकल जाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करना ही भूल जाता है वो देश। तो अब स्टील और एल्यूमिनियम बनाना यूरोप में बहुत कम लोग रह गए हैं। शिप बिल्डिंग जो अब सबसे बड़ी चीज थी, जो बर्तानिया को पूरे विश्व का ताज दे दिया था, वो शिप बिल्डिंग भूल चुके हैं, टेक्सटाइल भूल चुके हैं। तो ऐसे में भारत को निकल के आना इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह से ट्रंप ने बोला टिम कुक को कि भारत में आप नहीं बना सकते आईफोन्स, ऐसे कोई आपको फ्री लंच नहीं देगा। हमें एंटाइटल्ड नहीं होना है, चेस्ट थंपिंग भी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा काम करना है, स्किल करना है, बहुत लोगों को स्किल करना है। आज के दिन में हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन रहा है, बिकॉज 1 से 8 कक्षा में आप ऑटोमेटिकली सबको पास कर रहे हैं। अब ऐसा निकल के आया, कुछ नॉर्थ इंडिया में आपने पढ़ा होगा दीपक जी, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे फेल हो गए 10वीं में, क्योंकि 1 से 8 में तो पढ़े ही नहीं कुछ। आप अब सबको स्कूल में नहीं डाल सकते, सब कॉलेज में नहीं आ सकते, 7 लाख इंजीनियर आप नहीं बना सकते, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, वो खा रहा है नौकरियां सारी। तो उस माहौल में आपको बड़ा जबरदस्त एक ऐसे जाना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, अप्रेंटिसशिप की जाए और हाथ से काम करना सिखाया जाए लोगों को। ये बहुत जरूरी रहेगा। और उसके लिए जी सर स्किलिंग, और दूसरा इमिग्रेशन। मैंने मेरे दोस्त ने मिलके एक जापानी कॉल सेंटर खोला था 1990 में। 30 लोग हमें मिल गए थे, जापानी भाषा बोलने वाले एक जापानी कंपनी के लिए। फिर ऑस्ट्रेलिया ले गए थे वो, क्योंकि वहां पे ज्यादा एक बड़ा तबका है जापानी बोलने वाला। जापान में 16 लाख जापानी साल के मर रहे हैं, 8 लाख पैदा हो रहे हैं। उनको केयर गिवर्स चाहिए, उनको फार्मर्स चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए। अगर आप कल्चरल सेंसिटिविटी सिखा पाए, जापानी लैंग्वेज सिखा पाए, सबको भेजिए। नर्सेस की इतनी किल्लत है, भारतीय नर्स जा रहे हैं अभी बड़े बड़े डॉलर सैलरीज पे। कोविड के बाद नर्स छोड़ के चले गए वेस्ट में कि बहुत गंदा ये काम है, और मर जाते हैं वहां पे और पैसे मिलते नहीं है। नर्स बनने को कोई तैयार नहीं था। भारत में आप अगर इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं नर्सिंग का, आपको एक शिफ्ट अलाउ होती है, आपको 100 सीटें दी जाती है दशकों के लिए। अगर आप पॉलिटिशियन हैं आपको मिल जाती है सीट। तो ये सब जो रेगुलेशंस हमें रोक के बैठी हुई हैं, हमें देखना दुनिया को कैसे लोग चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, वो आप तैयार करिए, उनको कल्चरली सेंसिटिव बनाइए ताकि वो अच्छे तरह से बिहेव करें। इजराइल को देखिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लेके जा रहे हैं यूपी से और 2.25 लाख रुपए महीने का दे रहे हैं वहां पे। ऐसे ही आप कर सकते हैं पूरी दुनिया में। भारत के पास बहुत बड़ा सरप्लस है यंगस्टर्स का, पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समय नहीं है। समय इसलिए नहीं है कि भाई 29 हमारा मीडियन एज है, 29 साल। अब अगर 4-5 साल भी हमने वेट कर दिया, मतलब 5 साल, 1 दशक, तो समझ लीजिए जो बार बार कहा जाता है ना कि हम अमीर होने से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे और हमेशा एक मिड इनकम ट्रैप में रह जाएंगे, जिसके बारे में जोशी सर हमेशा बहुत बार बार बात करते हैं, जोर भी देते हैं, और जिस पर पूरी चर्चा अभी बग्गा सर लेकर आए, और वो है हमारा वर्कफोर्स और उसका स्किल डेवलपमेंट का इशू। हमारे पास अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो हम उनको पढ़ा रहे हैं वो बाबा आदम के ज़माने की कहानियाँ भी पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं अभी पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हम गए और हमने उनसे पूछा कि क्या आपके बच्चे फ्यूचर AI रेडी हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल साहब, हम तो AI रेडी हैं। तो मैंने कहा आपने बताइए कि क्या करते हैं आप AI में। कह रहे हैं जी सब ChatGPT चलाना जानते हैं। तो हमारी जो अकल है वो AI रेडी होने की ये है कि ChatGPT चलाना जानते तो AI रेडी है। बहरहाल आपका फेवरेट टॉपिक है जोशी सर,
बताइए कि ये स्कूलों में स्किल और कैसे समझेंगे इनके भी फ्यूचर के लिए जो बच्चे चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, उनके लिए तो बुनियादी शिक्षा आपको दुरुस्त करनी पड़ेगी सर। देखिए, अपने को जो विवेकानंद जी ने कहा था वही करना पड़ेगा, बैक टू वेदास। हमको वेद शिक्षित जो कहा गया है वहां पे सोचना पड़ेगा। उसका मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा। देखिए क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं 5 साल से लेके 10 साल, तो उनको हम इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए दिमाग को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। उसमें कैसे उसको अलग अलग स्किल सिखाया जाए, अलग अलग भाषाएं सिखाई जाए, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्चुअली अगर हम बच्चों को तब भर दें तो हम उसकी बुद्धि बहुत एक्सपांड कर सकते हैं। 11 से 15 के बीच में उसकी इमोशनल कोशेंट को हमको बढ़ाना है। ये हमारे वेद में सब कुछ लिखा है। 15 से 20 के बीच में उसको फिजिकली स्ट्रांग बनाना है। अगर हम देखें हमारा एजुकेशन जो 1970 1980 मैं कहूंगा स्पेसिफिकली 1987 88 तक हमारी स्कूल्स और कॉलेजेस में जो एजुकेशन दिया गया, उसकी ही वजह से आज हमारे वही इंडियन पूरी दुनिया भर पे राज कर रहे हैं। कितनी सारी कंपनीज हैं, ग्लोबली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। उसके अगर हम स्कूल्स देखते हैं कि स्कूलिंग उन्होंने कहा कि इंडिया में की कब पास हुए, 1970s 1980s में, तो कहीं तो हम ठीक कर रहे थे। प्राइमरी एजुकेशन हमारा काफी ठीक था। आज हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मगिंग पढ़ाई जाती है। ये लिखा है बुक्स में, वही आपको लिखना है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि एआई चेक करता है जी। आप थोड़ा कुछ आगे पीछे लिख दिए, आप फेल हो जाएंगे। तो बच्चा ना तो अपना दिमाग यूज करता है, बुक आता है पढ़ता है, वही वॉमिट कर देता है, वही का वही। तो हम ऐसा एजुकेशन लेके आए जिसमें से हम लीडर पैदा कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कहना, अगर हम प्राइमरी को ठीक कर दें तो सेकेंडरी अपने आप ठीक हो जाए। करेक्ट। प्राइमरी पे हमको बहुत काम करना है और इसके लिए हमको जो गाइडेंस है वो हमको हमारी वेद शक्ति से, हमारे वेद के ज्ञान से ही करना पड़ेगा। ये वेस्टर्न एजुकेशन तो हमको खाई की तरफ ही ले जाएगा। हमको पता है वो कहाँ गए उनके बच्चे। एब्सोल्युटली सर। 99% हमको भी पता है वो क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। 1% जीनियस है, लेकिन 1% प्रिविलेज भी है। तो प्रिविलेज का एजुकेशन अलग होता है, 99% लोगों का एजुकेशन अलग होता है। हमको हमारा वेद करना है, तो उसके हिसाब से हम प्राइमरी एजुकेशन लाएंगे। 70s को स्टडी करिए, 80s को स्टडी करिए कि ऐसा हमने क्या पढ़ाया जिससे ग्लोबल लीडर्स बने। तो ये हमको थोड़ा स्टेप बैक करना है। एब्सोल्युटली, यानी कि बैक टू बेसिक्स, जो आप दोनों ने कहा भी बहुत अच्छे तरीके से, बैक टू बेसिक्स। कोई रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को उनकी बुनियादी एजुकेशन ठीक कीजिए, उनको फ्यूचर लीडर बनाने की तैयारी करवाइए। स्कूल लेवल पे ही सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अदरवाइज जीडीपी रैंकिंग कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, तीसरा चौथा मायने नहीं रखता, सिर्फ फील गुड ही रहेगा। जर्नी हमारी कुछ और है, वो नंबर्स में है, और उसके लिए रास्ता कैसे तय होगा बहुत अच्छे से आप दोनों ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने का और मन था, बट इतना ही समय था आज। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बग्गा सर, वक्त निकाला आपने। अतुल जोशी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। ये थी हमारी कवर स्टोरी।